पेटल्स भारत का सबसे बड़ा फूल और गिफ्ट रिटेलर है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े फूलों के खुदरा विक्रेताओं में से एक भी है। लेकिन ये एक दिन की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। फर्न्स एंड पेटल्स ने पिछले 27 सालों के कारोबार के बाद ये मुकाम आज हासिल किया है। क्या है इसकी कामयाबी की कहानी, ये आज हम समझते हैं। मीता कुटकुटिया, को फाउंडर फर्न्स एंड पेटल्स, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और जैसा कि हमारे सेगमेंट का नाम है देश की कामयाब बेटी, तो आज आपकी कहानी के ज़रिए वो तमाम महिला एंटरप्रेन्योर या उद्यमी जो अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि कैसे आगे बढ़े, आपकी कहानी से प्रेरणा लेकर कुछ करने की कोशिश करेंगी शायद। लेकिन फर्न्स एंड पेटल्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पहली बार अगर किसी को फूल गिफ्ट करने के बारे में सोचा हो तो फर्न्स एंड पेटल्स उनके जहन में आता होगा, और उसी के ज़रिए उन्होंने सीखा है कि कैसे किसी को गुलदस्ता जो है वो गिफ्ट किया जाए, दिया जाए। कहानी की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप हमेशा से इस तरह का कोई कारोबार शुरू करना चाहती थी? क्या सोच थी? देखो, छोटे शहर की लड़की थी। ये तो पता था कि कुछ करना है और हटके करना है। फैशन डिज़ाइनिंग किया। फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, और अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करोगे तो एक सर्टेन लिमिटेड कैपेसिटी में आप काम करते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ आगे बढ़ना है। तो वहीं से शायद फर्न्स एंड पेटल्स की शुरुआत हुई कि ये फ्लावर मुझे इतना नया कॉन्सेप्ट था और इतना चैलेंजिंग था कि जिसमें कुछ भी पहले से नहीं बना हुआ था। तो कुछ नए अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में भी लगा कि बहुत गैप है, और इसको फुलफिल कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने इस फूलों के काम में हाथ शुरू किया। मीता, चलिए यहाँ पर पहली दुकान की शुरुआत आपसे कैसे हुई, और पहली दुकान की शुरुआत करने के लिए जिस कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उसका इंतज़ाम आपने कैसे किया? ये कहानी के पीछे जो आपका मकसद रहा है उसे पूरा करने में जो पहला कदम होता है, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि जो पहला कदम होता है ना वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। उसके बाद तो आपने कदम रख लिया तो आगे अपने आप रास्ता निकलता रहता है और आप चलते रहते हैं उस पर। लेकिन फर्स्ट स्टेप, जो कि एक बहुत हिम्मत वाला काम होता है, वो आपने कैसे लिया? उसके पीछे क्या कहानी है? परिवार से एक छोटा सा लोन लिया था, अंकल अच्छा। से। और क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि आप इस तरह से काम शुरू करो, और एक छोटी सी पूंजी थी जिससे काम शुरू किया, पार्टनरशिप में शुरू किया, क्योंकि अगेन पैसे नहीं थे। और पार्टनरशिप शुरू किया, फिर समझ में आई कि धीरे धीरे इस काम को कैसे बढ़ाया जाए। फिर रोज की लड़ाई थी। कुछ पैसे इसी बिजनेस से धीरे धीरे बनाते गए। जब बिजनेस में कहीं जरूरत पड़ी तो थोड़ा उधार भी लेना पड़ा, कुछ मार्केट में डेटर क्रेडिटर भी क्रिएट किए। लोगों को विश्वास बनने लग गया कि ये ब्रांड कुछ ऐसी है जो नया करना चाह रही है, जो एक नए तरीके की सोच के साथ आई है। तो मतलब आप इन बिटवीन मैनेज करके धीरे 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 आगे बढ़ते गए। और ये बिजनेस की खूबसूरती ये थी कि आप इसको छोटी सी पूंजी से शुरू कर सकते थे। कोई बहुत लंबी चौड़ी लागत की जरूरत नहीं थी। सबसे ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है आप रोज का जो फूल खरीदते हो, और आपकी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट। तो बिजनेस मॉडल मुश्किल भी था, और छोटे रूप में शुरू करके बड़ा बनना था, इसलिए इतना मुश्किल भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ये भरोसा कहाँ से आया आपको कि आप फूलों से जुड़ा कोई कारोबार करना चाहती हैं, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी? ये कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि हालांकि ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया है, और लेकिन जो समय की हम बात कर रहे हैं, हम 27 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे कारोबार के बारे में सोचना कि आप गिफ्टिंग का, और साथ ही अगर हम फूलों की गिफ्टिंग का एक बाज़ार के बारे में सोचें, वो अपने आप में बनाना काफ़ी चैलेंजिंग लग सकता है। कैसे कॉन्फिडेंस आया कि फूलों के कारोबार में उतरना है, फ्लावर गिफ्टिंग के कारोबार में उतरना है? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो जब समय के पहले आप अगर फर्स्ट मूवर जिसको बोलते हैं, कि आपको पता है कि मार्केट में ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड बिज़नेस है, और फूलों की खपत थी, ऐसा नहीं है कि फूलों की खपत नहीं थी, बट वो बहुत बिखरा हुआ किसी पटरी पे, किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में था।
और धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर के देशों में लोगों की ट्रैवल बढ़ती गई, तो हर वो चीज जो बाहर के कंट्री में होती है उसको आप अपनी कंट्री में लाना चाहते हो। तो नए शौक बने, नए ब्रांड बने, नए रिटेल बने, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि जैसे विदेशों में अगर आप फूल खरीद के अपने घर लाते हो या गिफ्ट लेके जाते हो, तो फूल एक बहुत अच्छा माध्यम था जिससे आप किसी के घर जाओ तो आप क्या लेके जाओ। अब तो फिर भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो फूल सबसे आसान और एक्सेप्टेबल चीज थी। लेकिन जो बहुत खूबसूरती से नहीं पैक होती थी, सड़क पे वो 4 देसी फूल होते थे, देसी तरह की चीजें होती थी, तो समझ में आया कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब आपको लगता है कि इस रिक्वायरमेंट को आप नीड है और आप इसको फुलफिल कर सकते हो। तो मुझे बताएं, आपका फर्स्ट स्टोर, जो पहला स्टोर था, वो आपने कहाँ खोला, और जब पहला स्टोर खुला तो किस तरह का अनुभव था खरीदारी को लेकर, लोगों की इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ को लेकर? तो सबसे पहले तो जब मैंने शादी करी थी तो मेरे परिवार वालों ने ही बोला कि फूल फूल के बिजनेस में तुम शादी करी हो, जिनका फूलों का काम है। वो हमारा एक फ्लावर ग्रोइंग का काम था। वहीं से एक जजमेंट थी फूलों को लेके कि फूल वाले तो पटरी पे बैठते हैं। और जो हमने बताया था, एक पार्टनरशिप में दुकान शुरू करी थी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो हमने एक सेकंड दुकान शुरू करी, जो उस समय ये लगता था कि नहीं, फूलों की दुकान तो एयर कंडीशनिंग चल नहीं पाएगी। बहुत कॉस्ट, एक एयर कंडीशन शॉप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा होता था। और मार्केट में आपकी कंपटीशन लोकल सड़क पे बैठे लोगों से होती थी, जो कि बहुत सस्ता बेच के, क्योंकि उन्हें सुबह माल खरीदना होता था, शाम को बेच के निकल जाना होता था। कोई ना उनकी रेंट होती थी, ना उनकी कोई और ऐसे फिक्स कॉस्ट होते थे। तो वो कंपटीशन बहुत मुश्किल था। और लोगों का ये, मुझे याद है आज भी, हमारी जो दूसरी दुकान थी ग्रेटर कैलाश में, पहली हमारी साउथ एक्स में थी, हमारे सामने एक फूल की दुकान होती थी, जिसमें अगर मेरी रोज की सेल 1,000 रुपए भी नहीं होती थी तो उसकी सेल 10,000 रुपए होती थी। अब मैं वहां बैठ के सोचती थी कि मैं इस लड़ाई को कहाँ से शुरू करूं जहाँ पे गैप इतना ज्यादा है। और चूंकि आपकी कॉस्ट कम है तो मार्केट का रुझान उधर ही होता था। एयर कंडीशन शॉप में लोग घुसने में डरते थे कि अगर हम एयर कंडीशन शॉप में जाएंगे तो फूल तो महंगे होंगे। फिर धीरे धीरे लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं, हमारे हमारे फूलों की प्राइस वही है, हम आपको वही चीज दे रहे हैं, लेकिन उसी प्राइस में दे रहे हैं, लेकिन एक बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इस फूल के लिए। सो धीरे धीरे वो गैप बढ़ता गया, गैप कम होता गया, और फाइनली जिस दिन वो बेंचमार्क को क्रॉस किया तब लगा कि हाँ, अब हम एक मॉडल बनते जा रहे हैं जहाँ पे हमने नुकसान करना बंद कर दिया। तो मीता, अब आपसे हमें ये जानना है कि अब आने वाला मार्केट आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो गिफ्टिंग और फ्लावर गिफ्टिंग में अब उतर चुके हैं। कैसे आप कंपटीशन को भांपती हैं, देखती हैं, और उससे निपटने की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कंपटीशन तो ऐसा आज के दिन कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। और आप जो आपने शुरुआत जल्दी कर ली तो आपके कॉम्पिटिटर आपके बहुत पीछे रह जाते हैं। कोई किसी सेक्टर में अच्छा है, कोई किसी सेक्टर में अच्छा है, बट एक होलिस्टिक जो बोलते हो ना कि आप सब चीजों में एक पूर्ण तरीके से पूर्ण हो, वो नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में किसके कौन सी क्वालिटी है, कहाँ प्राइस में कंपटीशन है, कहाँ आपकी डिलीवरी सिस्टम अच्छी है। तो जब आप उन पांचों चीजों को मिला के अपनी सोल्यूशन निकालते हो, जैसे हमें पता है कि क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उन सब के लिए एक पैरामीटर्स बने हुए हैं जिससे हम डेली नापते हैं कि हमारे को कहाँ कमी आ रही है और उसको कहाँ सुधार करना है। लेकिन अब मुझे समझना है आपसे कि कहाँ सबसे ज़्यादा आपको रिस्पांस मिलता है। वो कौन सा शहर है जहाँ पर आपको लग रहा है कि लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है, या आपकी सेल्स के लिहाज से वो सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट्स हैं? टियर 1 सिटी तो काफी हद तक
काफ़ी टाइम हो चुका है, तो बड़े शहर तो लोगों को आदत पड़ चुकी है, हमने इस मार्केट को पेनिट्रेट कर चुके हैं। लेकिन छोटे शहरों में जब वो एस्पिरेशन बढ़ती है और नॉलेज बढ़ती है, इंटरनेट का जो आज के दिन हर घर में इंटरनेट है, तो आप हर वो चीज़ करना चाहते हो जो आपको लगता है कि बड़े शहरों में हो रहा है। तो हमारा फ़ोकस छोटे शहरों पे बहुत है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है ना, कि आप एक पैन इंडिया डिलीवर कर सकते हो, तो हमारा फोकस अभी वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। ये मीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और देशी कामयाब बेटी में आपने समय निकाला, हमारी तमाम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरणा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए।